इस अक्ष पर आगे पीछे जाएगा। जैसे मान लो अगर मैंने ये इस तरह से इसको गोल गोल घुमाने का प्रयास किया तो देखो ये अंदर की तरफ जा रहा है, और अगर इसमें एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ तो ये इधर की तरफ आ रहा है। उनका फॉर्मूला होता क्या है, कोणीय वेग में परिवर्तन बटे समय, और कोणीय वेग बदल नहीं रहा है तो इसका मतलब शून्य होगा। तो हमें यहाँ से समझ में आया रैखिक वेग क्या होता है, इधर ये 3 वेरिएबल है, और कोणीय वेग क्या होता है, इधर ये 3 वेरिएबल है। मैं उम्मीद t बराबर 2 सेकंड पर कोणीय वेग ज्ञात करो, तो हमें आराम से जो भी इक्वेशन दिया है उस इक्वेशन का एक बार t के सापेक्ष अवकलन कर देना है। देखो अब पलटते हैं, ये इधर आता है और ये इधर आता है, ये एक इधर आ जाएगा और 60 इधर पहुंच जाएगा, तो अनुपात हमारा बनेगा फाइनली। तो हम आज के बाद अगर कभी सॉल्व करेंगे सवाल तो हम डायरेक्ट ऐसे करेंगे। हाय एवरीवन, लेट्स क्रैक वनडे एग्जाम्स हिंदी में। मैं प्रदीप आपका स्वागत करता हूं। वेलकम टू द स्टडी 24.7। दोस्तों, भौतिक विज्ञान की जो अपनी सीरीज चल रही थी उस सीरीज का आज ये 52वां लेक्चर है। इससे पहले हमारे 51 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। इससे पहले वाला जो लेक्चर था हमने उसमें प्रक्षेप्य गति को बहुत अच्छे से समझा था और उससे संबंधित सवालों को भी हमने किया था। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपने प्रक्षेप्य गति को भी बहुत अच्छे से समझा होगा। आज की क्लास में हम सर्कुलर मोशन, वृत्तीय गति को पढ़ने वाले हैं कि आखिरकार सर्कुलर मोशन क्या होती है। अगर आपको याद होगा तो मैंने एक वीडियो आपको पढ़ाई थी, अभिकेंद्र बल और अपकेंद्र बल, सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। उसमें भी मैंने सर्कुलर मोशन को थोड़ा सा आपको समझाया था, लेकिन वहां पर सर्कुलर मोशन को मैंने बताया था तब ये बोला था कि ये सर्कुलर मोशन का कंप्लीट वीडियो नहीं है, एक वीडियो हम आगे लेकर आएंगे, इसमें सर्कुलर मोशन को बहुत अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो आज की ये क्लास है, इसमें हम सर्कुलर मोशन को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं कि आज के बाद सर्कुलर मोशन का कोई भी क्वेश्चन आपको परेशान नहीं करेगा। हम इतनी डेप्थ में जाकर इसको समझने वाले हैं। पूरे यूट्यूब के इतिहास में इतनी डेप्थ में जाकर वनडे एग्जाम्स के लिए किसी ने भी सर्कुलर मोशन को नहीं पढ़ाया होगा जितना मैं आपको अभी पढ़ाने वाला हूँ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि आखिरकार ये क्या होती है। हमने लिखा है वृत्तीय गति, सर्कुलर मोशन, और ये इसकी हमने परिभाषा ऑलरेडी लिख दी है। ये हमने डायग्राम बनाया है, इस डायग्राम से हम अभी समझेंगे कि आखिरकार ये क्या है। जैसे आपने अगर सुना होगा, किसी से पूछा होगा कि वृत्तीय गति क्या होती है, तो ज्यादातर यही बताते हैं कि वृत्तीय गति का मतलब है कि एक व्यक्ति वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है, उसकी गति वृत्तीय गति कहलाती है। लेकिन इतना कहने से वृत्तीय गति स्पष्ट क्लियर नहीं होती। इतनी बात से हम सवाल नहीं सॉल्व कर पाएंगे। बहुत जो कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं उन क्वेश्चंस को हम केवल इस परिभाषा से नहीं कर पाएंगे। तो चलिए हम इसकी एग्जैक्ट परिभाषा पहले आपको पढ़ के बताते हैं, ये जो लिखी है, फिर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे कि एक एक शब्द का यहाँ पर क्या मतलब है। क्वेश्चन लिखा है यहाँ पर, इसकी परिभाषा है कि किसी निश्चित तल में एक निश्चित बिंदु के चारों ओर कोई कण इस प्रकार गति करता है कि उसका विस्थापन हमेशा समान तथा गति की दिशा समय के साथ बदलती रहती है, तब ऐसी गति को वृत्तीय गति कहते हैं। सर्कुलर मोशन क्या हो सकता है कि मान लीजिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक बॉल है, हमारे पास बॉल तो है नहीं, एक एग्जाम्पल के तौर पर हम मानते हैं कि मान लो ये एक गोल है, बॉल है। अब इसका सेंटर इसके कहीं अंदर होगा, तो हमने ये कहा है कि एक निश्चित बिंदु के चारों तरफ एक निश्चित दूरी पर कण इस प्रकार से गति करे कि उसकी गति की दिशा बदलती रहे। जैसे मान लीजिए एक हमारे पास एक ये पॉइंट है, तो अब ये जो गोला है, सर्कुलर एक गोला है, इसकी अगर सतह पर हम इस तरह से मूव करें, इस तरह से मूव कर रहे हैं, ऐसे मूव किया, ऐसे गए, फिर ऐसे गए, फिर इस तरह से, अगर हम इस तरह से मूव करेंगे तो गति क्या होगी, एक निश्चित बिंदु से एक निश्चित दूरी हो गई। लेकिन अगर हम इस तरह से मूव करें तो हमारी वो सर्कुलर मोशन नहीं होगी। फिर सर्कुलर मोशन कब होगी, अगर हम इस तरह से किस तरह से भी ऐसे मूव कर जाएं तो वो सर्कुलर मोशन नहीं होती है। लेकिन इसमें ये तो आ गया, एक निश्चित बिंदु के चारों तरफ एक डिस्टेंस, निश्चित विस्थापन पर हम गति कर रहे हैं। लेकिन फिर इसको हम निश्चित, इस वाली जो मोशन है, इसको हम जो हम अभी इस तरह से ये मोशन कर रहे हैं, इसको हम वृत्तीय गति नहीं कह सकते। वृत्तीय गति के लिए एक प्लेन होना अनिवार्य है, एक तल होना चाहिए। जैसे हम इस तरह से अगर हम मूव करें, इस तरह से मूव करें, तो वो सर्कुलर मोशन नहीं है। लेकिन हाँ, एक प्लेन में अगर हम इस तरह से मूव करें, इस तरह से, या फिर इस तरह से मूव करें, इस तरह से, मतलब एक प्लेन होना चाहिए, एक तल होना चाहिए निश्चित। तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है, किसी निश्चित तल में तल एक होना चाहिए, एक प्लेन होना चाहिए। अगर इसी पर अगर हम इर्रेगुलर इस तरह से मूव करेंगे तो एक निश्चित बिंदु के चारों तरफ निश्चित विस्थापन पर हम गति तो कर रहे हैं, लेकिन इस गति को हम सर्कुलर मोशन नहीं कह सकते। फिर सर्कुलर मोशन कहेंगे किसको, कि भाई इसके ऊपर गति भी ऐसे होगी कि सर एक फिक्स प्लेन होगा, या तो इस तरह से गति करो या फिर इस तरह से गति करो,
या फिर इस तरह से गति करूँ, मतलब एक प्लेन फिक्स कर लेना, तभी वो सर्कुलर मोशन कहलाएगी। तो चलो हमें इससे ये समझ में आया कि ये क्या होता है। और हम आगे समझते हैं कि किसी निश्चित तल, इसका मतलब इस डेफिनेशन का सबसे महत्वपूर्ण जो शब्द है वो ये है, निश्चित तल। इसको हम याद रखेंगे कि सर निश्चित तल होना चाहिए। तो यहाँ पर ये लिखा है कि निश्चित तल में एक निश्चित बिंदु होगा, ये मान लो एक पॉइंट है, बीच में इसका सेंटर, निश्चित बिंदु के चारों ओर कोई कण इस प्रकार से गति करे। अब चारों ओर इस प्रकार से गति करेगा कि उसका जो विस्थापन है हमेशा समान रहे। विस्थापन का मतलब है इस पॉइंट से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो हमेशा समान रहेगी, चाहे कहीं पर भी मूव कर जाएगा, चाहे कहीं पर भी उस सर्कल के ऊपर जाएगा, तो उसकी जो डिस्टेंस होगी, सेंटर से उसकी जो डिस्टेंस होगी हमेशा फिक्स रहेगी, फिक्स विस्थापन रहेगा। तथा गति की दिशा समय के साथ बदलती रहती है। गति की जो डायरेक्शन होगी वो समय के साथ बदलती रहेगी। जैसे अगर हम बात करते हैं सर यहाँ पर अगर ये जो सर्कुलर मोशन हो रही है, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी है ये वाली, ये इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन है, गति की दिशा। यहाँ पर ये है डायरेक्शन, यहाँ पर ये डायरेक्शन है, और जो यहाँ पर है वो ये डायरेक्शन है। ये गति की इनकी दिशाएं हैं। अब हम बात करते हैं कि सर अगर इस तरह से मूव कर रहा है कोई पार्टिकल, तो अगर हम इसको ये वाले पॉइंट पर अगर गति की दिशा निकालें तो ये निकल के आई, इससे आगे वाला अगर एक पॉइंट निकालेंगे तो वहां पर गति की दिशा अलग होगी। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर निकालना चाहते हैं तो इस वाले पॉइंट पर, तो गति की दिशा फिर ये हो जाएगी। तो हमने जो वेलोसिटी फिर ये हो जाएगी, वेलोसिटी की डायरेक्शन ये हो जाएगी। मतलब ये वाले पॉइंट पर अगर हमने डायरेक्शन निकाली तो डायरेक्शन अलग है, और अगर इससे अगला ही पॉइंट है उस पर हम डायरेक्शन निकालेंगे तो डायरेक्शन अलग आएगी। तो इसका मतलब ये जो कण गति कर रहा है इसकी गति इस प्रकार से है कि गति की हर पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन बदल रही है। तो इसका मतलब हम ये भी बोल सकते हैं कि जब भी कोई कण वृत्तीय गति करता है तो उसका जो वेग है इसको हम रैखिक वेग बोलते हैं, रैखिक वेग। तो उसका जो वेग है वह हर एक बिंदु पर अलग अलग होता है। अगर आप ये कहोगे सर अगर ये 5 मीटर पर सेकंड है, ये भी 5 मीटर पर सेकंड, ये भी 5 मीटर पर सेकंड, तब इसको क्या एक समान बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते, क्योंकि सदिश और अदिश में हमने पढ़ा था कि सदिश कोई चीज सदिश है, और तब अगर हम उसको समान कहें तो समान होने के पास उसकी दो कंडीशन है। पहला तो उसका परिमाण बराबर होना चाहिए और डायरेक्शन भी बराबर हो, तब हम उसको समान सदिश कह सकते हैं। तो हम इस पॉइंट पर देखेंगे सर यहाँ पर डायरेक्शन ये है और यहाँ पर डायरेक्शन ये है, तो सर इसकी तो डायरेक्शन हर एक बिंदु पर अलग अलग होगी। तो हम ये बोल सकते हैं कि वृत्तीय गति करता हुआ कोई भी पिंड एक समान वेलोसिटी से गति कर ही नहीं सकता, उसकी गति एक समान, उसकी जो वेलोसिटी है वो एक समान कभी नहीं हो सकती। तो यहाँ से अगर हम बात करें सर ये है, अगर ये सर्कुलर मोशन पर गति कर रहा है तो एक केंद्र की तरफ एक एक्सीलरेशन लगता है, इसको AC बोला है, एक्सीलरेशन होगा, त्वरण होगा, उसको हम अविकेंद्र त्वरण कहते हैं। और अगर हम बात करें सर यहाँ पर अविकेंद्र त्वरण की तरफ, यहीं पर एक बल और कार्य करता है, उसको हम FC बोल लेते हैं, अविकेंद्र बल, FC मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स। ये भी हमने डिटेल में पहले समझ लिया था, लेकिन यहाँ एक बार और देख लेते हैं। तो हमें यहाँ से दिख रहा है 3 वेरिएबल। एक वेरिएबल दिख रहा है कि सर ये जो वेलोसिटी है, ये जो वेग है, ये रैखिक वेग होता है इस कण का, और इस वेग की जो डायरेक्शन है हर एक बिंदु पर बदलेगी, तो ये एक समान हम नहीं कह सकते हैं। तो हम यहाँ पर एक बात बोल सकते हैं कि जब भी कोई कण वृत्तीय गति करता है तो उसका जो वेग होता है, ये जो स्पर्श रेखीय वेग है, ये वेग लगातार बदलता रहता है, अर्थात उस वस्तु में कुछ न कुछ एक्सीलरेशन हमेशा बना रहता है। इसलिए वृत्तीय गति को निश्चित तौर पर त्वरित गति कहा जाता है। ये वाली बात हम अभी नोट पॉइंट में लिखेंगे कि वृत्तीय गति को निश्चित तौर पर त्वरित गति कहा जाता है, इस नोट पॉइंट को लिखेंगे। लेकिन उससे पहले हमें यहाँ पर 3 वेरिएबल नजर आ रहे हैं, एक V, एक अविकेंद्र त्वरण और एक अविकेंद्र बल। इन तीनों का हमारे पास फॉर्मूला होना चाहिए। तो देखो हम यहाँ पर एक फॉर्मूला लिखेंगे FC। अविकेंद्र बल का फॉर्मूला होता है mv² अपॉन r। ये हम जानते हैं सर, अविकेंद्र बल का ये फॉर्मूला है, ये हम फॉर्मूला एक बार बता चुके हैं आपको। अब यहाँ पर भी हम इसको एक बार एक्सप्लेन करेंगे। एक बार तो हमने पहले बताया था, यहाँ पर भी हम एक बार फॉर्मूला तो लिख ही देते हैं। दूसरा है सर ये वाला V, ये है रैखिक वेग। V बराबर फॉर्मूला होता है R ओमेगा।
अब यहाँ पर आर क्या है और ओमेगा क्या है वो हम बताएंगे। आर यहाँ पर जो है वो है इसकी त्रिज्या, जिस सर्कुलर पाथ पर ये गति करता है उसकी ये त्रिज्या है। ओमेगा क्या है? ओमेगा सर कोणीय वेग है, एंगुलर वेलोसिटी। अभी हम एंगुलर वेलोसिटी को डिटेल में समझेंगे, लेकिन हम यहाँ पर अभी तीन वेरिएबल को देख सकते हैं, तो तीनों वेरिएबल का फॉर्मूला हम यहाँ रखेंगे। तो एक यहाँ पर ये आ गया एसी, एसी ये अविकेंद्र त्वरण, इसका क्या होता है? इसका होता है आर ओमेगा स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से तीन वेरिएबल हमको नजर आ रहे हैं और तीनों वेरिएबल्स का फॉर्मूला ये तुम्हारे सामने है। अब यहाँ इनका नाम क्या क्या है तो हम यहाँ लिख देंगे। यहाँ जो v है, v है रैखिक वेग, रैखिक वेग ये है रैखिक वेग। और हम यहाँ r की बात करें, r, r है त्रिज्या, r यहाँ पर ये त्रिज्या है। m, m यहाँ पर है कण का द्रव्यमान, m है कण का द्रव्यमान, ये कण का द्रव्यमान है। और यहाँ ओमेगा क्या है? ओमेगा, ये ओमेगा है कोणीय वेग, कोणीय कोणीय वेग, ये है ओमेगा कोणीय वेग। तो हमें यहाँ पर जितने भी वेरिएबल नजर आ रहे हैं वो हमने सारे के सारे लिख लिए। और ये एफ सी यहाँ पर क्या है? ये है अविकेंद्र बल। तो हमें तीनों फॉर्मूले याद रहें कि सर वृत्तीय गति जब भी कभी होती है तो उस वृत्तीय गति के दौरान ये तीन फॉर्मूले हमें याद होने चाहिए। वृत्तीय गति की एग्जैक्ट परिभाषा क्या है वो ये हमने बता दी। इसकी परिभाषा में एक शब्द जरूर रखना है, निश्चित तल, ये शब्द जरूर होगा, तब हम उसकी गति को वृत्तीय गति कहते हैं। तो ये तो हमें समझ में आया कि सर वृत्तीय गति की परिभाषा है, और उस परिभाषा से यहाँ पर तीन फॉर्मूले हमने निकाल के रखे। यहाँ अगर आप ध्यान दें तो अविकेंद्र बल और अविकेंद्र त्वरण, इनकी दिशा कैसी है? समान है, ये एक दूसरे के समांतर हैं। लेकिन ये जो स्पर्श रेखीय वेग है जिसको हम रैखिक वेग बोलते हैं, ये रैखिक वेग और अविकेंद्र त्वरण के बीच में एंगल कितने का होगा? 90 अंश का एंगल होगा, जो कि आप यहाँ से स्पष्ट देख सकते हो। अगर हम अविकेंद्र बल और इसके स्पर्श रेखीय बल के, स्पर्श रेखीय वेग के बीच में अगर एंगल देखें तो वहां पर भी 90 अंश का एंगल होगा। तो हम यहाँ एक बात लिख सकते हैं कि नोट पॉइंट में हम इस बात को लिख सकते हैं, नोट पॉइंट में लिखेंगे कि AC, AC मतलब अविकेंद्र त्वरण, और वो वेग है वेलोसिटी, वेग, ये एक दूसरे के कैसे हैं? परपेंडिकुलर। इस बात को याद रखेंगे कि अविकेंद्र त्वरण और स्पर्श रेखीय वेग हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। पहली बात ये। दूसरा हम यहाँ से क्या समझ सकते हैं? दूसरा कि FC अविकेंद्र बल, ये अविकेंद्र बल, अविकेंद्र बल और स्पर्श रेखीय वेग, ये जो रैखिक वेग है, इसके बीच में भी देखा जाएगा तो ये परपेंडिकुलर ही होता है, एक दूसरे के ये भी परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये हमें समझ में आया, ये दोनों बातें हम याद रखेंगे। इन बातों को लेकर ही वो सवाल पूछ लेता है, वो कहेगा कि अगर कोई कण वृत्तीय गति कर रहा है तो वृत्तीय गति के दौरान अविकेंद्र बल और स्पर्श रेखीय वेग के बीच में कितना एंगल होता है, तो हमें वहां बताना होगा कि सर ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, 90 अंश का एंगल होगा। ये हो गया। अगला एक नोट पॉइंट और हम लिखेंगे यहां से, एक नोट पॉइंट, एक नोट पॉइंट क्या है? वो ये है कि जैसे मान लो वृत्तीय गति अगर कोई कण कर रहा है तो सर्कुलर मोशन करने के दौरान उसका ये जो वेग होगा, स्पर्श रेखीय वेग, वो हमेशा बदलता रहेगा, ये समान होगा ही नहीं। इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू समान हो सकती है लेकिन इसकी दिशा कभी भी समान होगी नहीं। तो जब दिशा समान नहीं होगी तो हम इसको कह नहीं सकते कि एक समान वेग है। एक समान वेग तब होता है जब दिशा और परिमाण दोनों होते हैं। तो इसका मतलब जब भी कोई कण वृत्ताकार पथ पर गति करेगा या वृत्तीय गति करेगा तो उसका वेग एक समान कभी नहीं हो सकता। इसीलिए वृत्तीय गति को हमेशा त्वरित गति कहा जाता है, या निश्चित तौर पर त्वरित गति कहा जाता है। तो हम यही बात लिखेंगे कि जब एक एक कण यदि यदि वृत्तीय गति कर रहा है, वृत्तीय गति गति कर रहा है तो तो उसका रैखिक वेग, रैखिक वेग, रैखिक वेग मतलब लीनियर वेलोसिटी, वही वाला स्पर्श रेखीय वेग, रैखिक वेग कभी भी एक समान नहीं होता है, एक समान नहीं होता है। अर्थात अर्थात वृत्तीय गति गति के दौरान दौरान कण में कोई ना कोई
कोई न कोई त्वरण त्वरण अवश्य होता है, अवश्य होता है। इसलिए वृत्तीय गति को गति को निश्चित तौर पर त्वरित गति कहते हैं, त्वरित गति कहते हैं। ये है, ये हमारा नोट पॉइंट है कि अगर कोई कण वृत्तीय गति कर रहा है तो उसका जो वेग होगा वो कभी भी एक समान नहीं हो सकता। इस पूरे ब्रह्मांड में कहीं चले जाओ, क्योंकि डायरेक्शन हर पॉइंट पर बदलेगी, तो उसका एक समान वेग हो नहीं सकता। जब एक समान वेग होगा नहीं तो फिर उसमें कुछ न कुछ एक्सीलरेशन होगा, और कुछ न कुछ अगर त्वरण होगा तो इस बात की गारंटी है कि उसको गति को त्वरित गति कहेंगे, क्योंकि एक्सीलरेशन उसमें हमेशा कुछ न कुछ बना रहता है। तो ये हमारे पास एक नोट पॉइंट हो गया। अब इस नोट पॉइंट से एक क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन क्या है? उसने क्वेश्चन लिखा है कि निम्न में से किस गति को निश्चित तौर पर त्वरित गति कहते हैं। ये रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया सवाल है। क्वेश्चन मैं यहाँ पर नोट कर रहा हूँ। एक क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन निम्न में किस किस गति को निश्चित तौर पर त्वरित गति कहते हैं। त्वरित गति कहते हैं। ऑप्शन क्या है भाई इसके? देखो, ऑप्शन नंबर 1 सरल रेखीय गति, ऑप्शन नंबर बी वृत्तीय गति, ऑप्शन नंबर सी एक विमीय गति, और ऑप्शन नंबर डी मैं बोल रहा हूँ नन ऑफ दीज। अब ऑप्शन नंबर डी मैंने बोल दिया। ये रेलवे के एग्जाम में पूछा जा चुका है क्वेश्चन कि सर ये है सामने सवाल। अगर आपने ये नोट पॉइंट पढ़ा है तो इस सवाल का जवाब आराम से आप बता सकते हो। इसने बोला है कि निम्न में किस गति को निश्चित तौर पर त्वरित गति कहते हैं। तो यहाँ पर हमारे सामने लिखा है कि सर वृत्तीय गति, इसको हम निश्चित तौर पर त्वरित गति के नाम से जानते हैं। ये है त्वरित गति। तो हम यहाँ से अभी समझे कि आखिरकार सर्कुलर मोशन क्या होती है, परिभाषा समझ लिया। 3 ये हमने फॉर्मूले देख लिए, यहाँ पर देख लिया कौन क्या होता है। अब हम एक बात याद रखेंगे कि ये दोनों परपेंडिकुलर होते हैं, ये भी दोनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, और ये वाला AC और FC ये दोनों पैरेलल होते हैं, इनके बीच में एंगल 0 होता है। यहाँ से नोट पॉइंट भी हमने समझा है कि निश्चित तौर पर इसको त्वरित गति के नाम से जानते हैं। अब हमारा एक सवाल है कि जब वृत्तीय गति होती है तो वहां पर 2 तरह के वेग काम करते हैं। इस पूरे ब्रह्मांड में वेग है, वेलोसिटी है, वो 2 प्रकार की होती हैं। तो पहले आप लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, उसके बाद हम उसको भी समझते हैं। तो चलिए अब हम इस नोट पॉइंट को समझ लेते हैं। देखो, इस नोट पॉइंट में लिखा है वेग, वेलोसिटी। आखिरकार वेग कितने प्रकार का होता है? तो पूरी फिजिक्स में आप जिससे भी सवाल ये करेंगे कि सर वेग कितने प्रकार का होता है, तो हमेशा 2 प्रकार का वेग हो सकता है। तीसरे प्रकार का वेग न तो बना है और ना ही शायद अब बनेगा, आगे बन जाए तो कोई पता नहीं। लेकिन वेग 2 प्रकार के होते हैं। पहला है रैखिक वेग, लीनियर वेलोसिटी, और दूसरा है कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी। यहाँ पर अब हम रैखिक वेग और कोणीय वेग की बात करें तो यहाँ पर हम इसके बारे में डिटेल में जानकारी जानते हैं। लेकिन अगर हम बात करेंगे सर कोणीय वेग के बारे में, तो कोणीय वेग की आप परिभाषा आपने याद की होगी जो किताब में लिखी रहती है, लेकिन इस कोणीय वेग के कॉन्सेप्ट को आप भली भांति नहीं समझ पाए होंगे। क्योंकि एक बात बताता हूं मैं आपको, जैसे ये जो कोणीय वेग है, अगर इसका आप कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से जानते हो तो तुमने ये जो देखा है बोल्ट, ये जो बोल्ट होता है ये कस जाते हैं और ये खुल जाते हैं इस तरह से। ये जो बोल्ट होते हैं, जिस वैज्ञानिक ने इन बोल्ट का निर्माण किया था उस व्यक्ति के माइंड में सिर्फ एक कॉन्सेप्ट आया होगा फिजिक्स का। वो कॉन्सेप्ट होगा यह कोणीय वेग का। कोणीय वेग के कॉन्सेप्ट से इस संसार के जितने भी पेच बने हैं या फिर ऐसे बोल्ट बने हैं, वे सभी के सभी सिर्फ कोणीय वेग के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। तो अभी हम इसी पेच की सहायता से, इस बोल्ट की सहायता से इस कोणीय वेग को एक्सप्लेन करेंगे, बहुत अच्छे से प्रैक्टिकली समझेंगे। पहले हम ये समझते हैं रैखिक वेग क्या होता है, उसके बाद हम इस पर आएंगे। तो देखो, रैखिक वेग हम सब जानते हैं कि सर जो रैखिक वेग होता है, रैखिक वेग अगर कोई वस्तु एक सीधी रेखा में गति कर रही है, अगर एक सीधी रेखा में गति कर रही है तो उसके अंदर जो वेग होगा वह रैखिक वेग कहलाता है। तो हम अगर यहाँ से देखें तो सर ये जो है v बराबर है रैखिक रैखिक वेग। यहाँ से रैखिक वेग है। अगर किसी वस्तु में रैखिक वेग है तो उस वस्तु के अंदर कुछ विस्थापन भी होगा, तो हम उसको बोल देंगे डी। इसको बोल देंगे रैखिक
रैखिक विस्थापन, यह है विस्थापन, रैखिक विस्थापन। और अगर किसी वस्तु में रैखिक वेग है और रैखिक विस्थापन है तो हम वहां पर बोल सकते हैं कि सर इसके अंदर एक राशि और हो सकती है, उसका नाम है रैखिक त्वरण, लीनियर एक्सीलरेशन। तो हम इसको ए से व्यक्त करते हैं, ये रैखिक रैखिक त्वरण, इस वस्तु के अंदर रैखिक त्वरण भी हो सकता है। तो अगर हम ये जानना चाहें कि सर अगर कोई वस्तु है, अगर वो एक सीधी रेखा में गति कर रही है तो उसके अंदर 3 वेरिएबल हो सकते हैं। पहला वेरिएबल रैखिक वेग होगा उसका, दूसरा रैखिक विस्थापन होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा कुछ ना कुछ, फिर उसका रैखिक त्वरण भी हो सकता है, लीनियर एक्सीलरेशन भी उसके अंदर हो सकता है। तो ये 3 राशियां हो सकती हैं। अगर हम बात करते हैं कि सर कोणीय वेग, तो सर कोणीय वेग के अंदर भी अगर जिस तरह से रैखिक वेग होता है उस तरह से इधर कोणीय वेग होगा। फिर कोणीय वेग है तो सर कोणीय विस्थापन भी कुछ ना कुछ होगा, और अगर कोणीय विस्थापन है तो फिर कोणीय त्वरण भी हो सकता है। इस बिल्कुल सेम ऐसी ही तरह यहाँ पर भी। तो हम यहाँ की अगर बात लिखना चाहें तो यहाँ पर भी 3 होते हैं। तो एक तो होता है ओमेगा, इसको बोलते हैं कोणीय वेग। अभी हम इसको समझेंगे, प्रैक्टिकली समझेंगे इसको। कोणीय, ये है कोणीय वेग, ओमेगा तो होता है कोणीय वेग, और यहाँ पर जो थीटा है ये होता है कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन। और यहाँ पर ए ओमेगा ये होता है कोणीय त्वरण, कोणीय त्वरण ये होता है इधर। जिस तरह से रैखिक वेग में ये 3 वेरिएबल होते हैं उसी तरह से कोणीय वेग के लिए ये 3 वेरिएबल होते हैं। अब हमें ये समझना है, हमें इनकी डायरेक्शन तो पता है, रैखिक वेग हो चाहे रैखिक विस्थापन हो चाहे रैखिक त्वरण हो, इनकी डायरेक्शन सदैव वस्तु जिधर गति कर रही है उसकी दिशा में होती है। इनकी डायरेक्शन हमको मालूम है। अब हम बात करते हैं सर कोणीय वेग, कोणीय विस्थापन और कोणीय त्वरण है, इनकी डायरेक्शन यहाँ इस चित्र के माध्यम से बताओ कि सर इनकी डायरेक्शन कहाँ होगी और ये होते क्या है। तो हम एक प्रैक्टिकल से समझते हैं। एक प्रैक्टिकल क्या है, ये हमारे पास एक पेच है, पेच या फिर इसको हम बोल्ट समझ लेते हैं। हम इसको पहले निकालते हैं। ये हमारे पास एक बोल्ट है, इस बोल्ट को अगर गौर से देखो तो ये एक सर्कल नजर आ रहा है, एक वृत्त है सर्कल। अगर हम इस सर्कल को गोल गोल घुमाएंगे तो ये सर्कल, ये अक्ष है, इसकी ये अक्ष है, इस अक्ष पर आगे पीछे जाएगा। जैसे मान लो अगर मैंने ये इस तरह से इसको गोल गोल घुमाने का प्रयास किया तो देखो ये अंदर की तरफ जा रहा है, और अगर इसमें एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा हूं तो ये इधर की तरफ आ रहा है। इसका मतलब ये है कि इस बोल्ट पर मैं 2 बेग, मतलब एक बेग लगाया है इस तरह से। ये जो उंगलियों से मैं बेग लगा रहा हूं ये होता है स्पर्श रेखी बेग, जो कि ये है, क्योंकि बोल्ट इस तरह से गोल है तो इसके ऊपर ये जो बेग लग रहा है यही वाला बेग मैं इसको इस तरह से लगा रहा हूँ, ये वाला बेग। तो मैंने इसको स्पर्श रेखीय बेग दिया तो ये बोल्ट अंदर जाएगा या फिर बाहर आएगा। इसका मतलब ये है अगर इस बोल्ट को मैं इसकी अक्ष पर आगे पीछे ले जाना चाहता हूं तो पहले मुझे इसको स्पर्श रेखीय बेग, जो कि रैखिक बेग होता है, वो देना पड़ेगा। तो अगर मैं इसको इस तरह से दे रहा हूं बेग, रैखिक बेग, तो ये अंदर की तरफ गया, और इस तरह से दे रहा हूं तो ये बाहर की तरफ आया। तो अब इस पूरे घटना के दौरान कोणीय बेग कहाँ है। तो कोणीय बेग क्या होता है कि जैसे हमने रैखिक बेग दिया तो रैखिक बेग देने के दौरान ये जो बोल्ट है ये अपनी अक्ष पर आगे पीछे जिस बेग से गति करता है, अपनी अक्ष पर आगे पीछे जिस बेग से गति कर रहा है उसी बेग को कोणीय बेग कहते हैं, एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। अब एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन हो सकती है दो, या तो इस अक्ष पर बाहर की तरफ जाएगा या फिर इस अक्ष पर अंदर की तरफ जाएगा। तो हम पहली बात यहाँ एक चित्र में दिखा देते हैं कि सर ये जो होगा एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ये है एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन, या तो इस अक्ष पर बाहर की तरफ ही आएगा या फिर इसकी अक्ष की तरफ अंदर की तरफ हो सकता है। अभी मैं ये मान के चलता हूं, जैसे मान लो इस तरफ ऐसे दिखा लेता हूं, बिल्कुल ऐसा ही, ये है इसकी अक्ष। अगर इसको मैं इस तरह से घुमाऊंगा तो ये कहाँ जा रहा है, अंदर की तरफ। ये क्लॉकवाइज है, मतलब इसको इस तरह से घुमा रहा हूँ, ये क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज घुमाया तो अंदर गया, और अगर इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये बाहर की तरफ आ रहा है। तो हमने माना कि ये हमने एंटी क्लॉकवाइज घुमाया है, तो ये जो बोल्ट है, बोल्ट बाहर की तरफ आ रहा है, तो जिस बेग से बाहर आएगा वही बेग ओमेगा होता है, इसको हम कोणीय बेग बोलते हैं। इसका मतलब ओमेगा है का कोणीय बेग क्या है,
कोणीय वेग के माध्यम से किसी वस्तु को वृत्ताकार घुमाकर उसकी अक्ष पर आगे पीछे ले जाया जाता है कोणीय वेग के माध्यम से। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि थोड़ी सी बात लिख सकते हैं कि आखिरकार कोणीय वेग है क्या चीज। तो हम यहाँ लिख देंगे कि कोणीय वेग किसी वस्तु को उसकी अक्ष पर आगे पीछे गति कराता है। ये समझ में आ गया। कोणीय वेग क्या करता है? किसी भी वस्तु को उसकी अक्ष पर आगे पीछे ले जाएगा। जिस वेग से वो आगे पीछे बढ़ेगा वही वेग कोणीय वेग होता है। अब हम यहाँ एक और बात ध्यान देंगे कि सर ये जो कोणीय वेग है ये उत्पन्न कब होता है? ये उत्पन्न तब होगा जब हम इसको स्पर्श रेखीय वेग देंगे। जैसे मान लो अगर हम इस बोल्ट को आगे पीछे ले जाना चाहते हैं तो वो हम तब ले जा सकते हैं जब हम इसको घुमाएंगे। तो घुमाने के दौरान हम इसको स्पर्श रेखीय वेग दे रहे हैं, जिसको हम रैखिक वेग बोलते हैं। तो कोणीय वेग अगर किसी वस्तु में उत्पन्न करना है तो पहले हमें इसको रैखिक वेग देना होगा। मतलब अगर इस बोल्ट को मैंने अभी वेग नहीं दिया तो ये बोल्ट वहीं का वहीं है, लेकिन इसको मैंने इस तरह से देखो वेग दे रहा हूँ, रैखिक वेग दे रहा हूँ, तो ये फिर बाहर भी आ रहा है। इसका मतलब हम एक बात समझ सकते हैं कि कोणीय वेग रैखिक वेग से ही उत्पन्न होता है। इसका मतलब ये है कि अगर किसी वस्तु में कोणीय वेग है तो इस बात की गारंटी हो गई कि उसमें पहले रैखिक वेग होगा। रैखिक वेग ने ही इस कोणीय वेग को उत्पन्न किया होगा। कोणीय वेग अगर किसी वस्तु में है तो उसमें रेखीय वेग 100% होगा। इस बात को हम यहाँ लिख देते हैं। यहाँ पर एक नोट पॉइंट हम बात लिख देते हैं कि यदि एक वस्तु में कोणीय वेग है तो उसमें रैखिक वेग 100% होगा। कुल मिलाकर हम इतना समझे कि अगर किसी वस्तु में कोणीय वेग है तो इस बात की गारंटी है कि रैखिक वेग उसमें अवश्य होगा, क्योंकि ये वाला वेग उत्पन्न ही रैखिक वेग से होता है। तो हमें इतनी बात तो समझ में आई। अब हम यहाँ ये समझेंगे कि सर ये जो ओमेगा है, कोणीय वेग है, इसकी डायरेक्शन क्या होती है। देखो कोणीय वेग की जो डायरेक्शन होती है वही डायरेक्शन कोणीय विस्थापन की होगी और वही डायरेक्शन कोणीय त्वरण की होगी। तो इन तीनों की दिशा निकालने के लिए हमारे पास एक राइट हैंड थंब रूल है। राइट हैंड थंब रूल का मतलब क्या है कि जिधर हम सर्कुलर, ये जो सर्कल है, जिधर हम गति करा रहे हैं उधर उंगलियां मोड़ो। जैसे मान लो ये है, ये अगर हम इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज, अगर हम उंगलियां एंटी क्लॉकवाइज मतलब अगर इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है तो उंगलियां हम इस तरह से मोड़ेंगे। तो उंगलियां मोड़ेंगे तो अंगूठा किधर जा रहा है? बाहर की तरफ। तो इसका मतलब बाहर की तरफ इसका डायरेक्शन होगा, कोणीय वेग की डायरेक्शन ये होगी। जैसे मान लो यहाँ पर देखो, वहां पर तो ना, यहाँ पर देखो कि जैसे मान लीजिए इस तरह से हम एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं तो उंगलियों को एंटी क्लॉक, राइट हैंड मतलब सीधा हाथ लेंगे तो रखेंगे और उंगलियों को उस तरफ मोड़ेंगे। इस तरफ ये हमने स्पर्श रेखीय वेग दिया है तो वो हमने एंटी क्लॉकवाइज दिया है, तो उंगलियों को इस तरफ मोड़ेंगे। अगर हमने इस तरह से मोड़ा, इस तरह से, तो अंगूठा हमारा बाहर की तरफ है। इसका मतलब कोणीय वेग की दिशा बाहर की तरफ होगी, जैसा कि यहाँ पर है। हम अगर इसको देखें तो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो कोणीय वेग की दिशा बाहर की तरफ है। और अगर ये क्लॉकवाइज घूम जाए तो, अगर ये क्लॉकवाइज घूम जाए तो क्लॉकवाइज के लिए हमें उंगली इस तरह से मोड़नी पड़ेगी, इस तरह से मोड़नी पड़ेगी, तो फिर हमारा अंगूठा अंदर की तरफ हो जाएगा, तो कोणीय वेग की जो दिशा होगी वो अंदर की तरफ हो जाएगी। तो हम यहाँ एक बात बता सकते हैं कि सर कोणीय वेग, कोणीय विस्थापन और कोणीय त्वरण, इनकी जो दिशा है वह हम राइट हैंड थंब रूल से निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ लिख देंगे एक नोट पॉइंट यहाँ पर कि ओमेगा कोमा थीटा कोमा ए ओमेगा, इनकी दिशा राइट हैंड थंब THUMB रूल RULE रूल से ज्ञात कर सकते हैं। ये हम एक नोट पॉइंट और याद रखेंगे कि अगर हम इनकी दिशा निकालना चाहते हैं कि सर कोणीय वेग की डायरेक्शन क्या होगी, तो राइट हैंड थंब रूल, उंगलियों को हम उस डायरेक्शन में मोड़ेंगे जिस डायरेक्शन में ये सर्कुलर पाथ पर गति होगी। जैसे कि मान लो ये पेज था, ये वाला पेज, अगर मैं इसको क्लॉकवाइज घुमाता हूँ, क्लॉकवाइज का मतलब है इस तरह से, तो उंगली को इस तरह से घुमा रहा हूँ, देखना ये क्लॉकवाइज घुम रहा है तो किधर गया? ये अंदर गया। तो क्लॉकवाइज ही घुमाया, क्लॉकवाइज तो अंदर की तरफ। अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा उल्टा तो इधर की तरफ जाएगा। देखो इस तरह से, अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ तो ये बोल्ट इधर की तरफ जा रहा है। तो समझ में आ गया सर, राइट हैंड थंब रूल से हम कोणीय वेग की डायरेक्शन निकाल सकते हैं। कोणीय वेग क्या होता है समझ में आ गया। यहाँ से एक क्वेश्चन आया था, जो यूपीएससी का पेपर होता है उसमें सीसेट का एक पेपर होता है, उसमें साइंस आती है, साइंस के कुछ क्वेश्चन आते हैं। तो उसमें एक क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन क्या था वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। देखो क्वेश्चन ये था कि यहाँ पर मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ जो उस एग्जाम में आया था। निम्न कथनों पर विचार करो।
निम्न कथनों पर विचार करो। कथन क्या है भाई? तो कथन नंबर 1, कथन ए ये था कि यदि यदि वस्तु वस्तु में रैखिक वेग है, रैखिक वेग है, तो उसमें उसमें निश्चित तौर पर निश्चित तौर पर कोणीय वेग होगा। एक कथन तो ये है, और कथन दूसरा कौन सा है? कथन ये ए हो गया, और कथन बी ये है, यदि यदि वस्तु में कोणीय कोणीय वेग वेग है, तो उसमें उसमें निश्चित तौर पर रैखिक रैखिक वेग वेग होगा। ये है कथन नंबर दूसरा। अब इसके 4 ऑप्शन थे, कथन एक सही है कि कथन दूसरा सही है कि दोनों सही हैं कि दोनों गलत हैं। इस तरह से 4 ऑप्शन थे, तो वो ऑप्शन नहीं बना रहा हूं मैं, यहाँ पर डायरेक्ट इसका आंसर बताऊंगा। अगर हमने ये समझ लिया है कि सर अगर कोणीय वेग के संबंध में ये क्वेश्चन है और हमने कोणीय वेग को ढंग से समझ लिया है, तो आराम से बता सकते हैं। पहला बोल रहा है कि यदि वस्तु में रैखिक वेग है, मतलब ये वाला वेग है, तो उसमें 100% कोणीय वेग होगा। ये बात गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि अगर मान लो रैखिक वेग, ये वाली कंडीशन है और हमने कहा कि इस गाड़ी में रैखिक वेग है, और हमने इसके दौरान देखा तो सर एक सीधी रेखा में गति कर रही है, तो इसमें कोणीय वेग तो होगा ही नहीं, कोणीय वेग शून्य होगा। इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि किसी वस्तु में रैखिक वेग हो तो उसमें कोणीय वेग भी हो, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन इस बात की गारंटी है कि अगर किसी वस्तु में कोणीय वेग है तो उसमें पहले रैखिक वेग आया होगा, क्योंकि रैखिक वेग के माध्यम से ही कोणीय वेग उत्पन्न हुआ होगा। दूसरा वाला कथन यही है कि यदि वस्तु में कोणीय वेग है तो उसमें निश्चित तौर पर रैखिक वेग होगा। इसका मतलब ये जो पहला वाला कथन था, ये कथन गलत था और ये वाला कथन सही था। तो जिस ऑप्शन में लिखा था कि कथन बी सही है, वही इस सवाल का जवाब था। ये एक यूपीएससी का जो सी सेट का एग्जाम होता है उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखो, क्वेश्चन चाहे किसी भी परीक्षा का हो, यदि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सवाल गलत नहीं होगा। तो हमें यहाँ से एक समझ में आ गया कि सर इन कोणीय वेग की डायरेक्शन अगर बतानी है तो वो भी राइट हैंड थंब रूल से हम निकाल सकते हैं। दूसरा कि कोणीय वेग उत्पन्न ही रैखिक वेग से होगा, ये समझ में आ गया। और कोणीय वेग जो परिभाषा है, कोणीय वेग कैसे समझ सकते हैं, तो कोणीय वेग के माध्यम से कोई वस्तु अपनी अक्ष पर आगे पीछे गति करती है, इतना हमें समझ में आ गया। अब एक नोट पॉइंट हम यहाँ लिखेंगे, एक कंडीशन बताइए। एक कंडीशन ये है कि जैसे मान लीजिए कि एक सर्कुलर पाथ है, अगर इस पर हमने यहाँ देखा तो 5 मीटर पर सेकंड के वेग से गति कर रही है, या चाल मान लो यहाँ पर भी 5 मीटर पर सेकंड की चाल है, यहाँ पर देखा तो 5 मीटर प्रति सेकंड है, और यहाँ पर देखा तो 5 मीटर प्रति सेकंड है। तो देखो ये जो वेग है, वेग का परिमाण हर जगह बराबर है। तो अगर ऐसी कोई गति हो रही है तो हम वहां पर बोल सकते हैं कि वस्तु एक समान चाल से गतिमान है। एक समान वेग मत कहना, क्योंकि वेग की तो दिशा बदल रही है हर जगह, परिमाण ही तो सेम है, दिशा थोड़ी ही सेम है, तो हम एक समान वेग नहीं बोल सकते। इस वाली कंडीशन में बोल सकते हैं कि ये जो वस्तु गति कर रही है वह एक समान वृत्तीय चाल से गति कर रही है, चाल एक समान बोल सकते हैं। और यदि एक समान चाल होगी तो उस कंडीशन में ओमेगा कोणीय वेग एक समान होता है। कोणीय वेग एक समान कब होता है? जब ये जो चाल है, ये चाल एक समान है। तो हम यहाँ पर नोट पॉइंट ये लिखना चाहते हैं कि यदि यदि वृत्तीय गति के दौरान यदि वृत्तीय गति के दौरान कण की चाल एक समान समान है एक समान है, तो उसका कोणीय वेग भी एक समान समान होगा। ये बात हम इस नोट पॉइंट में लिखेंगे, ये वाला नोट पॉइंट। हमने ये कहा कि अगर कोई कण एक समान वृत्ताकार चाल से गति करे तो उस कंडीशन में उसका एक समान वेग जो है वो तो हम नहीं कह सकते, लेकिन कोणीय वेग इस स्थिति में एक समान होता है। एंगुलर वेलोसिटी ये ओमेगा एक समान होगा, और अगर ओमेगा एक समान है तो फिर कोणीय त्वरण कितना होगा? कोणीय त्वरण शून्य होगा, क्योंकि त्वरण का फॉर्मूला होता है कि ओमेगा में परिवर्तन बट्टे समय, लेकिन ओमेगा में परिवर्तन है नहीं,
अगर मान लो एक समान चाल से ये गति कर रही है तो ओमेगा पहले अगर 10 था तो आज भी 10 है, तो इनमें अंतर कितने का आया, अंतर शून्य का आया। फिर शून्य में भाग लगेगा टी का, समय का, तो वो भी शून्य हो जाएगा। इसका मतलब इस वाली कंडीशन में हम बोल सकते हैं कि इस कण की एक समान वृत्तीय चाल है, और हम यहाँ पर ये भी बोल सकते हैं कि इसका एक समान कोणीय वेग होगा। और फिर हम ये भी बात बोल सकते हैं कि अगर एक समान कोणीय वेग है तो फिर त्वरण शून्य होगा। इसका मतलब इस कंडीशन में कोणीय त्वरण कितना होगा, शून्य। इस कंडीशन में कोणीय त्वरण, कोणीय त्वरण त्वरण एंगुलर एक्सेलरेशन कितना होगा भाई, इस कंडीशन में शून्य होगा। ये भी हम बात याद रखेंगे। तो अगर तुमसे ऐसा सवाल पूछा जाए कि अगर एक कण वृत्तीय गति कर रहा है, उसके दौरान उसकी चाल एक समान है, तो उसका कोणीय त्वरण बताइए। तो कोणीय त्वरण उस कंडीशन में शून्य होगा, क्योंकि एक समान चाल है तो एक समान कोणीय वेग होगा, और कोणीय वेग अगर एक समान है तो कोणीय त्वरण शून्य होगा, क्योंकि कोणीय त्वरण का फॉर्मूला होता क्या है, कोणीय वेग में परिवर्तन बट्टे समय, और कोणीय वेग बदल नहीं रहा है, तो इसका मतलब शून्य होगा। तो हमें यहाँ से समझ में आया रैखिक वेग क्या होता है, इधर ये 3 वेरिएबल है, और कोणीय वेग क्या होता है, इधर ये 3 वेरिएबल है। मैं उम्मीद ऐसी करता हूँ कि कोणीय वेग का जो कॉन्सेप्ट है आज आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा कि आखिरकार कोणीय वेग के माध्यम से कोई वस्तु किधर गति करती है। जब भी कोणीय वेग का कॉन्सेप्ट आप याद करो तो याद रखना इस वाले बोल्ट को, कि ये जो बोल्ट है आगे पीछे गति कर रहा है इस अक्ष पर, वही इसका कोणीय वेग है, और ये घूम रहा है वो इसका स्पर्श रेखीय वेग या रैखिक वेग है। उससे ये घूमता है और आगे पीछे गति करता है, वो ये वाला वेग होता है। तो हम यहाँ से उम्मीद करते हैं कि आपको ये भली भांति समझ में आ गया होगा। तो अभी हम इन तीनों के फॉर्मूले देखेंगे, आखिरकार इनके क्या फॉर्मूले होते हैं। थ्योरेटिकली बात इतनी हो गई, तो इनके अभी फॉर्मूले समझेंगे, फिर वहां से किस तरह से न्यूमेरिकल बनता है वो भी समझेंगे। तो उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। तो चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। अगर हमने रैखिक वेग और कोणीय वेग को अच्छे से समझ लिया है तो हम इन सवालों का जवाब दे सकते हैं। 2 सवाल मैं आपसे करा चुका हूं और 5 सवाल ये हैं, कुल मिलाकर ये 7 सवाल हो गए। इसके बाद अभी और आएंगे। हम अभी फॉर्मूले लिखाएंगे, कोणीय वेग का फॉर्मूला क्या होता है, कोणीय विस्थापन का फॉर्मूला क्या होता है, कोणीय त्वरण का क्या फॉर्मूला होता है, और फिर उनसे संबंधित किस तरह से न्यूमेरिकल आते हैं वो भी अभी हम करेंगे। लेकिन हमने पहले थ्योरी इसकी कंप्लीट कर ली है, तो थ्योरी से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो क्वेश्चन तुम्हारे सामने है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है, वृत्तीय गति करते पिंड के रेखीय वेग और कोणीय वेग के बीच कितना कोण होता है। रेखीय वेग और कोणीय वेग, ये क्वेश्चन मैंने सारे के सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए हैं वहां से उठाए। तो रेखीय वेग हमारा v होता है और कोणीय वेग ओमेगा होता है। तो इसके बीच में कितने अंश का कोण था, तो देखो अगर हम जानते हैं सर ये हमारे पास एक वृत्त है, रेखीय वेग ये होता है, और कोणीय वेग कहाँ होगा, कोणीय वेग होगा इसकी अक्ष पर इस तरह से। तो रेखीय वेग की ये डायरेक्शन है और कोणीय वेग की ये डायरेक्शन है, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, इन दोनों के बीच में एंगल होगा 90 अंश का एंगल। तो हम 90 अंश के एंगल को क्या बोलते हैं, समकोण। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ये क्या, ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का जवाब होगा कि समकोण होगा। तो ये क्वेश्चन हुआ। अगला क्वेश्चन, एक कण समय की बराबर अवधि में एक वृत्ताकार पथ पर समान दूरी तय करता है, मतलब एक सर्कुलर पाथ पर गति कर रहा है, समान समय में समान दूरी तय करता है। इसका मतलब चाल समान होगी, चाल उसकी नियत होगी, क्योंकि भैया मान लो 5 सेकंड में अगर 10 मीटर चला तो अगले 5 सेकंड में फिर 10 मीटर चला, इसका मतलब उसकी चाल तो समान है, चाल समान होगी। तो समान दूरी तय करता है तो उसका डैश समान होता है, चाल समान होती है भाई साहब, तो इस डैश में त्वरण त्वरण समान नहीं होगा, संवेग संवेग नहीं होगा, क्योंकि वेग अलग अलग होता है तो संवेग हो नहीं सकता। चाल यहाँ पर है, तो हम इस सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर सी देंगे कि इस सवाल का जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, चाल उसकी समान होगी। अगला क्वेश्चन है कि एक एम द्रव्यमान की वस्तु एक समान कोणीय वेग से गतिमान है, तो वस्तु की गति के दौरान नियत रहेगा। देखो कोणीय वेग एक समान है, तो कोणीय वेग मैंने अभी बताया था एक समान कब होता है, जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर एक समान चाल से गति करे। तो अगर एक समान चाल से गति करेगी तो हम बात करते हैं वेग, वेग तो कभी एक समान हो नहीं सकता, संवेग संवेग भी एक समान नहीं हो सकता, क्योंकि द्रव्यमान गुणा वेग होता है। गतिज ऊर्जा 1/2 mv², मतलब m इंटू वी मतलब चाल का स्क्वायर, तो ये गतिज ऊर्जा नियत रहेगी, गतिज ऊर्जा हमेशा नियत रहेगी, क्योंकि ये फॉर्मूला क्या होता है 1/2 m इंटू वी², और यहाँ v क्या है, v है चाल, यहाँ है v चाल, तो चाल तो नियत रहती है। इसने बोल भी दिया है कि एक समान कोणीय वेग है, अगर एक समान कोणीय वेग है
तो इस बात की गारंटी है इसकी चाल भी एक समान होगी। तो चाल v बदला नहीं, m बदला नहीं, तो फिर गतिज ऊर्जा नियत रहेगी। तुम कहोगे सर स्थितिज ऊर्जा mgh होती है, mgh। तो अगर वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है तो उसकी g बदलेगी, h भी बदलेगी। तो इसका मतलब ये तो बदल जाएगा, तो स्थितिज ऊर्जा तो बदलती रहेगी लेकिन उसकी गतिज ऊर्जा बदलेगी नहीं अगर उसका कोणीय वेग एक समान है तो इस सवाल का जवाब हुआ ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर अगला, कोणीय वेग डैश सदिश होता है। एकांक सदिश है, अक्षीय सदिश है, कि निरक्षीय सदिश है, कि स्पर्श रेखीय सदिश है। देखो कोणीय वेग जो होता है, मैंने अभी आपको बताया था कि ये जो एक मान लो वृत्त है और इस पर ये गति हो रही है और ये इसका अक्ष है, इस अक्ष पर ही ओमेगा मैंने बताया था। तो इस अक्ष पर ओमेगा है तो इसी अक्ष पर कोणीय त्वरण होगा और इसी अक्ष पर कोणीय विस्थापन होगा। इसका मतलब तीनों के तीनों इसी अक्ष पर होते हैं, तीनों के तीनों इस अक्ष पर हैं। ये ऐसे सदिश हैं, ये कन्फर्म है कि कोणीय वेग है तो सदिश होगा, सदिश हैं। लेकिन ये सदिश किसी वस्तु को कहाँ गति करवाते हैं, ये जो कोणीय वेग है किसी वस्तु को कहाँ पर गति करवाता है, उसकी अक्ष पर गति करवाता है। इसीलिए इन तीनों को अक्षीय सदिश एक्सियल वेक्टर कहा जाता है, एक्सियल वेक्टर अक्षीय सदिश। तो कोणीय वेग, अब हम ओमेगा की बात कर रहे हैं कि जो कोणीय वेग है वो कैसा सदिश है, वो एक्सियल सदिश है, अक्षीय सदिश, क्योंकि किसी वस्तु को ये उसकी अक्ष पर आगे पीछे चलवाएगा। तो ये है ऑप्शन नंबर 20 सवाल का जवाब, अक्षीय सदिश है। अब ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन लगभग सेम है, क्योंकि भाई साहब लगभग क्या बिल्कुल सेम है, बस थोड़ा सा आंसर चेंज किए हैं। ये दोनों ही अलग अलग रूप में क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया है ये वाला सवाल, रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में, कि कोणीय वेग ओमेगा तथा रेखीय वेग v के बीच में कोण कितना होता है। तो वो हमने पहले ही बताया था, समकोण होता है। समकोण का मतलब होता है 90 अंश का कोण। तो ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही उत्तर होगा। तो हमें अभी हमने वृत्तीय गति की परिभाषा समझी और थोड़ी सी वृत्तीय गति को समझा, और हमने समझ लिया कि कोणीय वेग और रैखिक वेग में क्या अंतर होता है। तो वहां से ये हमने क्वेश्चंस कर लिए। अभी हम इनके फॉर्मूले बताएंगे, कोणीय वेग, कोणीय त्वरण और कोणीय डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इन तीनों के फॉर्मूले और साथ ही साथ इनके कुछ न्यूमेरिकल। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम इसके आगे पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम समझ लेते हैं आखिरकार कोणीय विस्थापन का क्या फॉर्मूला होता है और इसका क्या मात्रक होता है, कोणीय वेग क्या होता है और कोणीय त्वरण, इनके फॉर्मूले क्या होते हैं और यहाँ से किस तरह से न्यूमेरिकल बन सकता है। तो देखो यहाँ पर लिखा है कोणीय विस्थापन थीटा से व्यक्त करते हैं, ये x अपॉन आर। यहाँ पर x और r क्या है, देखो r तो इसकी रेडियस है, जिस रेडियस पे कोई कण वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है उस वृत्ताकार पथ की रेडियस त्रिज्या है। अब मान लीजिए कि ये यहाँ से यहाँ तक आ गया, यहाँ से यहाँ तक आ चुका है, तो इसने ये जो डिस्टेंस कवर की, ये वाली दूरी परिधि के ऊपर ये वाली जो दूरी कवर की, इसको हमने बोला है x, इसको हमने बोल दिया है x। तो वृत्ताकार पथ पर जितनी दूरी कवर करता है वह x यहाँ पर रखेंगे ऊपर, और नीचे रख लेंगे r इसकी त्रिज्या, और भाग लगा देंगे, तो जो भी उत्तर आएगा वही इसका कोणीय विस्थापन होगा। या फिर हम कोणीय विस्थापन को यहाँ से चेक करते हैं कि ये कितना आया, यहाँ से ये थीटा, ये चेक करते हैं। लेकिन थीटा कभी अंश में नहीं रखा जाता, ये जो होता है ये हमेशा रेडियन में आता है, रेडियन। तो हम याद रखेंगे कि कोणीय विस्थापन का जो मात्रक होता है वह रेडियन होता है। और ये निकलता कैसे है कि सर जितनी भी त्रिज्या होती है उसका भाग लगेगा जितना ये दूरी इसने परिधि पर कवर की है, ये तो होता है कोणीय विस्थापन। तो हम यहाँ याद रखेंगे सर इसका जो मात्रक होता है वह रेडियन होता है। अब हम आपसे पूछना चाहते हैं कि अगर मान लो यहाँ से किसी कण ने चलना प्रारंभ किया और एक पूरा चक्कर लगा लिया, अगर एक पूरा चक्कर लगा लिया तो उसका रेखीय विस्थापन कितना होगा, शून्य हो जाएगा, रेखीय विस्थापन शून्य। लेकिन कोणीय विस्थापन पूरा 360 अंश का चक्कर चल लिया, 360 का मतलब होता है 2 पाई। तो हम यहाँ पर एक बात लिख सकते हैं कि यदि एक पूर्ण चक्कर हो तो थीटा बराबर 2 पाई होता है। थीटा बराबर कितना होता है, 2 पाई। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है कि अगर मान लीजिए एक पूरा चक्कर लगा ले तो उसका रेखीय विस्थापन तो शून्य होता है, रेखीय विस्थापन हम लिख देते हैं d,
डी बराबर शून्य, मतलब डी का मतलब है रेखीय विस्थापन, रेखीय रेखीय विस्थापन डी बराबर शून्य होता है। अगर एक पूरा चक्कर कर लिया जाएगा तो रेखीय विस्थापन शून्य होगा, लेकिन कोणीय विस्थापन 2 पाई होता है, ये हम याद रखेंगे। अब 2 पाई, पाई की वैल्यू होते है 3.14। तो अगर हम यहाँ पर वैल्यू रख दें कि जैसे मान लो ये जो है ना, तो थीटा बराबर 2 मल्टीप्लाई बाई 3.14, तो इसका जवाब निकलता है 6.28 रेडियन, ये वो निकलता है 6.28 रेडियन। तो अगर हम याद करना चाहें कि सर एक रेडियन में कितने अंश होता है, तो हम यहाँ से निकाल भी सकते हैं कि सर पूरा 360 अंश होता है, उस 360 अंश को हमने 2 पाई लिखा और 2 पाई को हमने लिखा ये 6.28 रेडियन, और ये व्यक्त कितने को करेगा, 360 अंश को व्यक्त करता है। तो अगर हम बात करते हैं कि ये हम जानते हैं कि सर 6.28 रेडियन बराबर होता है 360 अंश, तो एक रेडियन कितने के बराबर होगा, भाग लगाना 57.32 अंश निकल के आएगा। इसको हम डायरेक्ट याद रखेंगे। आज के बाद अगर कोई तुमसे पूछेगा कि एक रेडियन में कितना अंश होता है, तो हम याद रखेंगे कि सर 57.32 अंश होता है, भाग लगाने की आवश्यकता ना पड़े, डायरेक्ट इसका उत्तर याद रखना, तो ये हम याद रखेंगे। तो ये तो हुआ हमारा कोणीय विस्थापन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर हो गया। अब हम बात करते हैं सर कोणीय वेग। जो एंगुलर वेलोसिटी होती है उसका फॉर्मूला होता है कि सर कोणीय विस्थापन का बीच में अंतर और बट्टे में आएगा समय, कि एक फिक्स समय में कोणीय विस्थापन बदलेगा, पहले कितना है और बाद में कितना है, तो बाद वाले में से पहले वाला घटा देंगे और उसमें समय का लगा देंगे भाग के कितने समय में ये परिवर्तन हो रहा है, तो यहाँ से निकलेगा कोणीय वेग ओमेगा। तो अगर हम बात करते हैं सर ये इसका मात्रक क्या निकल के आएगा, तो इसका मात्रक होता है, देखो अभी हमने थीटा का मात्रक समझा है रेडियन, तो ऊपर तो हो जाएगा रेडियन, और समय का होता है सेकंड, तो रेडियन पर सेकंड, मात्रक हो जाएगा रेडियन पर सेकंड, ये रेडियन पर सेकंड, ये तो इसका हो गया मात्रक। अगर हम आपसे ये पूछ लें कि अगर किसी व्यक्ति ने एक पूरा चक्कर कर लिया है, सर्कुलर पाथ पर एक पूरा चक्कर कर लिया है, तो फिर उसका ओमेगा कितना होगा, तो हम एक पूर्ण चक्कर के लिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं एक पूर्ण चक्कर के लिए ओमेगा बराबर, यहाँ पर एक पूर्ण चक्कर के लिए हम ओमेगा निकालना चाहें तो ओमेगा बराबर, एक बार बताओ एक पूरे चक्कर में कोणीय विस्थापन कितना होगा, 2 पाई, तो हम यहाँ लिखेंगे 2 पाई अपॉन टी। एक पूरे चक्कर में आखिरकार उसको समय कितना लगेगा, समय नीचे रखेंगे 2 पाई ऊपर रखेंगे, सॉल्व कर देंगे तो ओमेगा का एक फॉर्मूला ये भी होता है 2 पाई अपॉन टी। यहाँ 2 पाई है क्या, एक पूरे चक्कर में जितना भी कोणीय विस्थापन कवर होगा वो होता है एक 2 पाई, तो 2 पाई के नीचे समय का भाग लगाएंगे तो आंसर आ जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन बहुत आता है कि सेकेंड वाली सुई का कोणीय वेग बताओ, यहाँ से क्वेश्चन आता है, मैं क्वेश्चन लिख देता हूं कि सेकेंड वाली सुई का कोणीय वेग कितना होता है, कोणीय वेग बराबर क्वेश्चन मार्क। सेकेंड वाली सुई है तो हमको मालूम है सर सेकेंड वाली सुई एक पूरा चक्कर करने में कितना सेकंड लगाती है, तो 60 सेकंड लगाती है, तो हम यहाँ से डायरेक्ट निकाल देंगे कि सर ओमेगा बराबर होगा, यहाँ हम जानते हैं कि एक पूरा चक्कर होता है 2 पाई, और सेकंड वाली सुई एक पूरा चक्कर कितने समय में लगाती है, 60 सेकंड में, तो हम यहाँ 60 का भाग लगाएंगे और यहाँ लिखेंगे रेडियन, तो इसका आंसर निकल के आएगा पाई अपॉन 30 रेडियन, ये हो गया पाई बट्टे 30 रेडियन इस सवाल का जवाब होगा। अब सवाल तुम्हारे लिए है, ये मैंने निकाला सेकंड वाली सुई के लिए कोणीय वेग,
आप निकालो मिनट वाली सुई का कोणीय वेग कितना होगा। मिनट वाली सुई का कोणीय वेग तुम्हारे लिए सवाल है। तो हम कोणीय वेग को समझ में आया। कोणीय वेग का मात्रक रेडियन बट्टे सेकंड होता है। अगर एक पूरा चक्कर कवर कर लेंगे तो 2π/t होता है। एक क्वेश्चन हमने कर लिया कि सेकंड वाली सुई का कोणीय वेग निकालना है, तो 2π/16, 2 से 60 कटेगा 30 बार, तो π/30 रेडियन इस सवाल का जवाब होगा। अगर हम बात करते हैं कोणीय त्वरण की, एंगुलर एसिलरेशन, तो वो होता है सर कोणीय वेग में अंतर। कोणीय वेग में कितना अंतर है वो ऊपर रख लो और नीचे समय का भाग लगा देंगे। तो हम एक बात जानते हैं सर, कोणीय इसका मात्रक निकालें तो कोणीय वेग का मात्रक होता है रेडियन बट्टे सेकंड। तो इसका तो रेडियन बट्टे सेकंड आएगा और एक सेकंड ऑलरेडी ये है, तो रेडियन बट्टे बट्टे सेकंड स्क्वायर इसका मात्रक हो जाएगा। इसका मात्रक होगा रेडियन बट्टे सेकंड, सेकंड स्क्वायर, ये इसका मात्रक हो जाएगा। तो हमें इन तीनों का मात्रक याद रखना है, फॉर्मूला याद रखना है और इनसे किस तरह से सवाल बनेगा तो वो याद रखना है। ये हमको बहुत जरूरी है कि एक रेडियन में कितना अंश होता है ये याद हो, डायरेक्ट याद हो, भाग लगाने की आवश्यकता ना पड़े कि एक रेडियन बराबर 57.32 अंश के बराबर होता है, ये हम याद रखेंगे। अब यहाँ से अगर हम बात करें सर, यहाँ से एक तात्क्षणिक कोणीय विस्थापन, तात्क्षणिक कोणीय वेग और तात्क्षणिक त्वरण भी निकलवाता है। मतलब तत्कालिक, तत्कालिक का मतलब होता है जैसे मान लो तुम गाड़ी चला रहे हो और मैंने एकदम कहा कि बताओ अभी एकदम कितना, मान लो 10:05 हुआ, मैंने बताओ अभी कितनी स्पीड है, तो उस वक्त तुमने जो देखी स्पीड वो होती है तत्कालिक स्पीड या तत्क्षणिक स्पीड। तो अगर मैं आपसे कोणीय विस्थापन, तत्कालिक कोणीय विस्थापन या तात्क्षणिक कोणीय विस्थापन निकलवाऊं तो उसका फॉर्मूला क्या होगा। हम यहाँ से तत्कालिक, तत्कालिक या हम इसको बोलते हैं तात्क्षणिक, तात्क्षणिक, तात्क्षणिक थीटा, तात्क्षणिक थीटा मतलब कोणीय विस्थापन। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, तात्क्षणिक कोणीय विस्थापन का फॉर्मूला होता है मतलब थीटा बराबर dx/dr, dx/dr, ये फॉर्मूला होता है। लेकिन इसका ज़्यादा हमें इस्तेमाल नहीं होगा, यहाँ अवकलन और समाकलन के नियम लगते हैं, तो मैं बस फॉर्मूला बता दे रहा हूँ कि बस डी का मतलब है डिफ्रेंशिएट करके रख दो। अगर हम बात करते हैं यहाँ बताओ कोणीय वेग, तात्क्षणिक कोणीय वेग कितना होता है, हम बोलते हैं तात्क्षणिक कोणीय वेग, कोणीय वेग, तो मतलब इसको वैसे डेल्टा से दिखाते हैं, डेल्टा से, इसके आगे डेल्टा लगाते हैं, डेल्टा ओमेगा बराबर, ओमेगा बराबर ये है ना डी थीटा बट्टे डी टी। यहाँ से सवाल तुम्हारा बनेगा, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, यहाँ से क्या बनेगा कि थीटा है ना, थीटा, थीटा की वैल्यू आपको देगा और वो कहेगा कि टी बराबर 5 सेकंड पर हमें ओमेगा बताइए। तो थीटा का एक बार हम अवकलन कर देंगे और अवकलन करने के बाद जो भी टी में इक्वेशन होगा वहाँ टी के स्थान पर उसकी वैल्यू रख देंगे। अभी मैं सवाल करके दिखाऊंगा इसका कि ऐसा सवाल कैसे आएगा। जैसे देखो यही लिख देता हूँ, यहाँ से एक क्वेश्चन बना देता हूँ एग्जाम्पल, यदि यदि थीटा बराबर 2t² + 3t है तो t बराबर 2 सेकंड पर ओमेगा बराबर क्वेश्चन मार्क, ये है क्वेश्चन। मैंने चलो क्वेश्चन ही बना दिया। तो हम जानते हैं, हम यहाँ जानते हैं कि थीटा बराबर कितना है, कि सिर्फ थीटा बराबर 2t² + 3t है। अब हम इस थीटा से ओमेगा निकालना है तो पहले हमें इसका अवकलन करना होगा। अवकलन करना आता है, दोनों तरफ d/dt चिपकाते हैं, तो हम यहाँ पर इसका अवकलन करेंगे तो d थीटा बट्टे डी टी, टी के सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो हमें मालूम है सिर्फ 2t का स्क्वायर, इसका अवकलन होता है t² का, तो घात आगे आ जाती है और घात में से एक कम हो जाता है, तो ये वाली घात जब आगे आएगी तो गुणा हो जाएगा, दो के साथ गुणा करेंगे तो 4 और t की घात 2 में से एक घात कम करेंगे तो मात्र रह जाएगा t, ये प्लस बचा, ये 3 अपनी जगह पर, और t की घात 1 का जब भी अवकलन करते हैं तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 4
t प्लस 3 आया और t बराबर कितना था 2 सेकेंड, तो हम यहाँ 2 रखेंगे, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 4 दूनी 8, 9 10 11, इसका मतलब 11 यूनिट आ गया। तो ये इस सवाल का जवाब होगा। तो अगर भविष्य में कभी ऐसे पूछ लेगा कि ये है कोणीय विस्थापन, इस मतलब इक्वेशन से दर्शाया जाता है, तो t बराबर 2 सेकंड पर कोणीय वेग ज्ञात करो, तो हमें आराम से जो भी इक्वेशन दिया है उस इक्वेशन का एक बार t के सापेक्ष अवकलन कर देना है। देखो अवकलन और समाकलन मैंने शुरुआत में आपको बहुत अच्छे से समझाया था और बताया था कि फिजिक्स में जितना इस्तेमाल होता है वो मैं बता देता हूँ, वो मैं पहले बता चुका था, तो मैं मानता हूँ तुमको वो आता होगा, इसीलिए मैंने यहाँ पर इसको डायरेक्ट कर दिया है। तो यहाँ पर आया 11 यूनिट, तो ऐसा यहाँ पर सवाल बनकर आएगा, तो हम आराम से उसको कर लेंगे। अब लास्ट आता है कोणीय त्वरण, तो कोणीय त्वरण ये आ गया। अब तात्क्षणिक कोणीय त्वरण की बात करेगा यहाँ पर, तात्क्षणिक तात्क्षणिक कोणीय त्वरण ए ओमेगा बराबर ये हो जाता है डी ओमेगा बट्टे डी टी, ये हम याद रखेंगे। अब यहाँ पर भी क्वेश्चन बनाकर देगा। क्वेश्चन कैसे बनाकर देगा, बोल देगा कि ओमेगा को, ओमेगा के लिए एक ऐसा समीकरण दे देगा कि ओमेगा बराबर ऐसा कुछ है, तो बताइए टी बराबर 5 सेकंड पर इसका तात्क्षणिक त्वरण कोणीय त्वरण कितना होगा, ऐसा यहाँ पर सवाल बनाकर देगा। चलो एक सवाल में यहाँ पर भी बना देता हूँ, ये क्वेश्चन बना देता हूँ। यदि यदि ओमेगा बराबर 5t क्यू प्लस 3t स्क्वायर है, तो ए ओमेगा बराबर क्वेश्चन मार्क एफ लिखो, तो टी बराबर 2 सेकंड पर ए ओमेगा बराबर क्वेश्चन मार्क, ऐसा क्वेश्चन बन के आएगा कि यदि ओमेगा की वैल्यू ये है तो टी बराबर 2 सेकंड पर हमको कोणीय त्वरण ज्ञात करो, कोणीय त्वरण ज्ञात करो। तो हमें बस इसका एक बार अवकलन कर देना है। अवकलन हम जानते हैं कि यहाँ पर डायरेक्ट कर रहा हूँ, डी ओमेगा बट्टे डी टी बराबर, इसका अवकलन करेंगे 5 का गुणा 3 का गुणा इस 5 के साथ 15 हो जाएगा, और यहाँ पर टी स्क्वायर बचेगा, एक घात कम हो जाती है, प्लस 2 का गुणा इस 3 के साथ 6 हो जाएगा, और यहाँ एक घात कम करके मात्र टी बचेगा। तो 15 यहाँ पर करता हूँ, यहाँ दिख जाएगा तुम्हें, 15 मल्टीप्लाई बाई टी के स्थान पर रखना है 2, तो यहाँ 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, 4, ये प्लस का साइन है। यहाँ 6 और गुणा टी के स्थान पर फिर 2 रखा, तो 15 चौक 60 ये हो गया, और 6 दूनी 12 ये होगा, तो कुल मिलाकर 72 आ गया। कितना आया 72, इस सवाल का जवाब होगा 72 यूनिट। तो ऐसा सवाल यहाँ से बन जाएगा कि ओमेगा बराबर ये हम दे देगा हमको कि ओमेगा बराबर ये है, तो टी बराबर 2 सेकंड पर, टी बराबर 2 सेकंड पर हमें तात्क्षणिक त्वरण बताओ, या फिर ये कोणीय त्वरण बताओ, कोणीय त्वरण पूछ लेगा, तो बस इसका एक बार अवकलन करना है और फिर टी की वैल्यू लास्ट में रख देनी है। तो ऐसे यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। अभी आप इसका लीजिए स्क्रीनशॉट, इसके बाद में बस 2-4 न्यूमेरिकल और बचे हैं, उनको और मैं करूंगा, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम उनको भी करते हैं। तो चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए अब हम इन सवालों को भी देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन, मिनट वाली सुई और सेकंड वाली सुई के कोणीय वेगों का अनुपात ज्ञात करो। मिनट वाली सुई, तो हम जानते हैं सर मिनट वाली सुई का ओमेगा 1 हम मानते हैं, ओमेगा 1 2 पाई अपॉन मिनट वाली सुई है, तो मिनट वाली सुई एक पूरे चक्कर में कितना समय लगाती है 60 मिनट, और हमको सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो हम लिख देंगे 60 गुणा 60, ये तो हो गया ओमेगा 1। अगर हम बात करते हैं सर ओमेगा, ये मिनट वाली है तो ओमेगा एम कर लिया मिनट वाली, और सेकंड वाली सुई 2 पाई अपॉन 60 सेकंड, तो हमें चाहिए मिनट वाली सुई और सेकंड वाली सुई के बीच में कोणीय वेगों का अनुपात चाहिए, तो हम चाहते हैं ये वाला, ओमेगा मिनट वाला आगे और ओमेगा सेकंड वाला पीछे रखना। तो अगर हमें इसका अनुपात चाहिए तो हम वैल्यू रख दें ये वाली 2 पाई, इसकी रखते हैं 2 पाई अपॉन 60 इंटू 60 अनुपात 2 पाई अपॉन केवल 60, तो 2 पाई से 2 पाई कट गया, 60 से 60 कट गया,
60 अपॉन में है तो दोनों तरफ 60 का गुणा कर देंगे, तो इधर तो हो जाएगा मात्र 1 और अनुपात यहाँ आ जाएगा 60। तो इस सवाल का जो जवाब हुआ वो आया 1:60। तो देखो यहाँ पर 60 और 1 भी है, गलती मत करना, 1:60 आएगा। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही उत्तर होगा। अगर देखो इस सवाल को हमें डायरेक्ट करना होता तो डायरेक्ट भी हम इसको कर सकते थे। हमें बस ये देखना है सर मिनट वाली सुई। डायरेक्ट कैसे करते हैं, मिनट वाली सुई इधर रखो और सेकंड वाली सुई इधर रखो। मिनट वाली सुई एक पूरे चक्कर में कितना समय लगाती है, 60 गुणा 60 सेकंड। कुल मिलाकर 60 मिनट लगाती है ना, तो 60 मिनट में सेकंड कितने होंगे, तो हम रखेंगे सर 60 गुणा 60 और अनुपात। अनुपात रुको अभी, सेकंड वाली सुई पूरे चक्कर में कितना समय लगाती है, वो लगाती है 60 सेकंड। तो हम 60 से 60 काट देंगे, बचा यहाँ पर एक। यहाँ पर हमेशा ये समय निकालने के बाद इनको पलटते हैं, ये इधर आता है और ये इधर आता है, ये एक इधर आ जाएगा और 60 इधर पहुंच जाएगा। तो अनुपात हमारा बनेगा फाइनली। तो हम आज के बाद अगर कभी सॉल्व करेंगे सवाल तो हम डायरेक्ट ऐसे करेंगे, मिनट वाली सुई का समय ये रखा, सेकंड वाली सुई का समय ये रखा और इनको काट के इनका रेशियो निकाल लिया, फिर हम इसको पलट देंगे, वही हमारा सही उत्तर होगा। पलटते क्यों है, क्योंकि देखो यहाँ पर 2 पाई कटी जाता है, ये अपॉन में रखा है इसलिए ये पलट जाती है वैल्यू। अब ये क्वेश्चन नंबर अगला है कि घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई के कोणीय वेगों का अनुपात। तो ये अब आसानी से हो जाएगा। जैसे घंटे वाली सुई की बात कर रहा है तो हम यहाँ लिख सकते हैं आवर, और मिनट वाली मिनट। एक घंटे में कितना सेकंड होता है, अच्छा ये मिनट है ना तो मिनट में कन्वर्ट कर देंगे। एक घंटे में कितना मिनट होता है, तो कहेंगे 60 मिनट। अच्छा है, घंटे वाली सुई है ना, तो पूरा चक्कर लगाने में कितना घंटा लेती है, तो एक पूरा चक्कर लगाने में लगती है 12 घंटे। 12 घंटे लेती है। और मिनट वाली सुई एक पूरा चक्कर लगाने में कितना लेती है, तो तुम कहोगे सर ये तो 60 मिनट लेते हैं, 60 मिनट मतलब 1 घंटा लेती है। तो इनका अनुपात यही आ गया। हमने भाई अगर इसको मिनट में रखेंगे, इसको भी मिनट में रखेंगे, तब भी काट के आंसर इतना ही आएगा। तो हमने देख लिया सर घंटे वाली सुई है वो एक पूरा चक्कर 12 घंटे में लगाती है और ये एक पूरे चक्कर में 1 घंटा लेती है। ये तो आ चुका है इनका समय। अब ये उत्तर बताना है तो इस समय को पलटते और हैं, एक इधर आएगा और 12 इधर आएगा, तो आंसर आएगा 1:12। तो ये आएगा 1:12। ऐसा मत करना कि ये लगा दो तुम, क्योंकि इनके समय को रखने के बाद, रेशियो निकालने के बाद इनको पलटते हैं। मैंने इसको डायरेक्ट करना बता दिया है। तो अब ये बचा है हमारे पास लास्ट क्वेश्चन इस क्लास का। तो ये देखो, एक यदि मिनट वाली सुई की लंबाई 50 सेंटीमीटर है तो उसका कोणीय वेग तथा रेखीय वेग बताओ। कोणीय वेग मतलब ओमेगा, रेखीय वेग मतलब v बताना है। तो पहले हम ओमेगा बताते हैं। ओमेगा बराबर होता है 2 पाई अपॉन टी। सुई कौन सी है, सुई है मिनट वाली सुई। मिनट वाली सुई है तो एक पूरे चक्कर में कितना मिनट लगाएगी, 60 मिनट लगाएगी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 2 पाई अपॉन 60 गुणा 60 सेकंड। सेकंड में हमने रख दिया, तो इससे हम काट देंगे, ये कटेगा 3 बार, 30 बार, तो ये हो जाएगा पाई बट्टे 1800 रेडियन पर सेकंड। रेडियन पर सेकंड, ये हमारा ओमेगा आ चुका है। अगर हमें ओमेगा पता है तो सर अब हमको चाहिए रेखीय वेग। तो रेखीय वेग का फॉर्मूला क्या होता है, रेखीय वेग होता है v बराबर आर इंटू ओमेगा। आर हमें दिया है, आर कितना है 50 सेंटीमीटर, तो हम रखेंगे 50 मल्टीप्लाई बाई ओमेगा। ओमेगा हमने निकाल लिया है, ओमेगा है ये वाला पाई अपॉन 180 जो एक मतलब 1800। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 5 से ये कट जाएगा, तो पाई अपॉन 5 दिया 15, अच्छा 5 के 30, पाई बट्टे 36 ये आ गया है। पाई बट्टे 36 ये आ चुका है मीटर पर सेकंड। अगर ये सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर पर सेकंड में आ जाएगा। तो कुल मिलाकर ओमेगा भी निकल आया और वी भी निकल आया। उम्मीद करते हैं कि ये क्लास तुम्हें अच्छी लगी होगी। मैंने सर्कुलर मोशन पूरी तरह से कवर कर दिया है और इससे पहले वाले में के ऊर्ध्ववृत्त में घुमाएंगे कि क्षैतिज वृत्त में घुमाएंगे, ये वाली बात मैं पहले बता चुका था। शुरुआत वाली जब वीडियो थी अभिकेंद्र बल और अपकेंद्र बल पढ़ाया था। तो कुल मिलाकर सर्कुलर मोशन पूरी तरह से कवर हो गया है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये अच्छा लगा होगा।
तो चलिए अब मुझे दीजिए इजाजत, मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।